मैंने आपका ध्यान 1453 की उस घटना की ओर किया था जिसमें मैंने बताया था कि तुर्कों के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इससे स्थल मार्ग, जो आवागमन का जो स्थल मार्ग था, वो बंद हो गया और इस स्थल मार्ग के बंद होने की विवशता ने यूरोपियनों को नए मार्ग खोजने के लिए विवश किया, नए मार्ग खोजने के लिए प्रेरित किया और समुद्री मार्गों का इसी प्रकार नए मार्गों की खोज होती हो। क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापार होता था इस स्थल मार्ग से, वो बंद हो चला तुर्की द्वारा कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करने के बाद। तो इस व्यापार को जारी रखना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, क्योंकि ये व्यापार से इन लोगों को बहुत फायदा हो रहा था। अब स्थल मार्ग बंद हुआ तो जल मार्ग की ओर बढ़े और समुद्री मार्ग या जल मार्ग की खोज में एक बहुत अहम आविष्कार ने अच्छी भूमिका निभाई और वह था दिशा सूचक यंत्र, जिसे हम कुतुबनुमा भी कहते हैं। इसके आविष्कार से क्या हुआ कि जो बहादुर नाविक थे वे लोग अब तुलनात्मक दृष्टि से इस यात्रा को सरल पाने लगे और ऐसी साहसिक यात्राओं पर निकलना उनके लिए अब थोड़ा सरल हो गया, नए मार्गों की खोज करना सरल हो गया। कोलंबस, जिसका मैंने जिक्र किया है, जो 1492 में जिसने तथाकथित उस जमीन की खोज की जिसे वो गलती से भारत समझ बैठा था और वास्तव में वह वही भूमि थी जो बाद में अमेरिका का हिस्सा मालूम हुई। समुद्री मार्गों से कई देशों के रास्ते खोजे गए और इन भौगोलिक खोजों से यूरोप का जो व्यापार एक तरीके से थम गया था कॉन्स्टेंटिनोपल की घटना के बाद, वो फिर से शुरू हुआ। धन की बहुलता, उद्योगों को बढ़ावा दिया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अलग आया। स्पेन को दक्षिण अमेरिका का वो देश मिला जो धन से पड़ा था, समृद्धि के रास्ते में आगे बढ़ गया स्पेन। और व्यापार के साथ साथ अब एक और उद्देश्य जुड़ चला, लोगों की यूरोपियनों द्वारा दूसरे देशों में जाने का एक और उद्देश्य, और वह था धर्म प्रचार। तो इस प्रकार दो कारणों से हम देखते हैं लोगों का जाना आना प्रारंभ हुआ और इसी आने जाने की प्रक्रिया में लोग, यूरोपीय लोग और बाद में एशियन लोग नए क्षेत्रों में जाकर बसने लगे, वहाँ के स्थायी निवासी बनने लगे, वहाँ के मूल निवासियों के ऊपर अपने को समझने लगे और एक समय आया जब उन्होंने उस क्षेत्र को उपनिवेश बना लिया। और यहाँ से शुरू होती है उपनिवेशों की स्थापना और उपनिवेशों की महत्ता। जैसे जैसे ये यूरोपियन समझते गए, बेहतर समझते गए, वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनने लगे। इस प्रकार नए नए उपनिवेश शुरू हो गया। उपनिवेश से हमारा तात्पर्य क्या है? यदि देखा जाए तो उपनिवेश किसी समृद्धशाली या शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने हितों, चाहे वो व्यापारिक हो या आर्थिक हो, शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने हित के लिए, कौन से हित के लिए? आर्थिक हित, अपनी आर्थिक भलाई या अपनी व्यापारिक भलाई, उसे पाने के लिए वह शक्तिशाली राष्ट्र निर्बल राष्ट्र की प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करता है, शक्ति के बल पर उनका उपभोग करता हो, तो यह उपनिवेशवाद कहलाएगा। वह निर्बल देश उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि उपनिवेशवाद से तात्पर्य क्या है। उपनिवेशवाद अर्थात ऐसा विचार, ऐसी सोच जिसमें एक शक्तिशाली देश, एक समृद्ध देश
एक निर्बल देश पर इसलिए अधिकार जमाता है ताकि वह वहाँ के संसाधनों का दोहन कर सके, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके, और उसका उपयोग करने के लिए उसे जो शक्ति लगानी पड़ती है, शक्ति से अर्थ सेना, जबरदस्ती, ताकत, सत्ता का उपयोग, तो वह उसे अपना उपनिवेश बनाता है। और दूसरे शब्दों में निर्बल देश इस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाएगा। तो और वहाँ की जो जनता है वो क्या हो जाती है? शोषित हो जाती है। वहाँ की जनता निर्बल हो जाती है, वहाँ की जनता असहाय हो जाती है, क्योंकि उसे कोई अधिकार नहीं मिलते, उसे किसी भी तरह का राजनीतिक अधिकार नहीं मिलता। संक्षिप्त में, शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश का शोषण, पहली बात। दूसरा, अपने आर्थिक और व्यापारिक हित के लिए शोषण। तीसरी बात, जो वहाँ के निवासी हैं उनको अधिकार किसी तरह के नहीं दिए जाते, राजनीतिक अधिकार किसी तरह के नहीं रहते। और चौथी और अंतिम बात कि शक्ति का उपयोग किया जाता है, तभी शोषण होता है। तो ये 4 बिंदु उपनिवेशवाद से जुड़े हुए हैं। और गंस्की जो एक प्रसिद्ध विचारक रहे हैं, उनके अनुसार वे सभी क्षेत्र उपनिवेश के तहत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित हों। सीधी परिभाषा, उपनिवेश क्या है? वे सारी जगहें जो किसी विदेशी सत्ता के द्वारा शासित हों और जिसके निवासियों को राजनैतिक अधिकार ना हो। राजनीतिक अधिकार से क्या तात्पर्य है आप समझते होंगे? मतदान का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार भी हैं। वहाँ की शासन प्रणाली का हिस्सा बनना। यदि वहाँ के लोगों को ये अधिकार नहीं है, इसका मतलब वे लोग शोषित किए जा रहे हैं, इसका मतलब वे लोग उपनिवेश का हिस्सा हैं। तो ये थी ऑर्गेन्स्की की बड़ी संक्षिप्त में बड़ी अच्छी परिभाषा। हम किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा निर्बल राष्ट्र के शोषण को उपनिवेशवाद कहते हैं। ये सारी विचारधाराएं, चाहे वो पूंजीवाद हो, साम्यवाद हो, समाजवाद, उसके साथ ही उपनिवेशवाद, ये सारी विचारधाराएं आधुनिक विश्व की पहचान हैं। आधुनिक विश्व और आधुनिकीकरण की ओर का जो हमारा अध्याय है या हमारा जो भाग है इतिहास में, उसमें ये सब बातें इसीलिए आ रही हैं। इस अध्ययन में हमने ऑस्ट्रेलिया और यहाँ के लोगों का मूल अध्ययन करेंगे, जैसा मैंने बताया, और ये अप्रवासी कैसे वहाँ बस्तियाँ बनाने लगे, इसका अध्ययन हम करेंगे। एक और जहाँ उपनिवेशवाद है यानी कॉलोनियलिज्म, एक और जहाँ उपनिवेश है अर्थात कॉलोनी या बस्ती, उपनिवेश, तो ये उपनिवेशवाद का दूसरा पक्ष साम्राज्यवाद कहलाता है। जो लोग साम्राज्यवाद में विश्वास करते हैं, साम्राज्य बनाते हैं, तो साम्राज्यवाद में उनका विश्वास है। और साम्राज्य बनाने का अर्थ ये है दूसरे देशों पर कब्जा करना, यानी दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाना, दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बनाना। तो इस प्रकार एक और जहां आपने उपनिवेशवाद समझा, उसकी परिभाषा जानी, वहीं साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद शक्ति और हिंसा के द्वारा किसी देश पर विदेशी शासन थोपने की प्रक्रिया। तो साम्राज्यवाद और इसके साथ ही उपनिवेशवाद एक ही सिक्के के समझ लीजिए 2 पहलू हैं। एक देश के द्वारा अपनी राज्य की सीमाओं के बाहर शक्ति का विस्तार करना ही साम्राज्यवाद है। एक देश के द्वारा अपने राज्य की सीमा के बाहर अपनी शक्ति का विस्तार करना साम्राज्यवाद है, ये मार्गेंथ्रो ने कहा है। साम्राज्यवाद की यदि परिभाषा की बात करें तो
भारतीय परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है कि साम्राज्यवाद वह अवस्था है जिसमें पूंजीवादी राज्य शक्ति के बल पर आर्थिक जीवन पर नियंत्रण करता है। दूसरों के आर्थिक जीवन पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया साम्राज्यवाद। क्योंकि साम्राज्यवाद और आर्थिक व्यवस्था, इनमें बड़ा गहन संबंध है। कोई देश साम्राज्यवादी व्यवस्था या साम्राज्यवादी विचारधारा पे इसलिए विश्वास नहीं करता कि उस क्षेत्र के लोगों की भलाई करे, बल्कि साम्राज्यवादी विचारधारा में इसलिए विश्वास करता है कि वो उस नए विजयी क्षेत्र का आर्थिक शोषण कर सके। तो साम्राज्यवाद के पीछे आर्थिक शोषण की भावना निहित है। उपनिवेशवाद के पीछे ये भावना निहित है कि उपनिवेश का अर्थ आर्थिक शोषण के लिए कोई सा क्षेत्र कब्जे में लिया गया, शक्ति के बल पर जबरदस्ती। लेनिन तो एक कदम और आगे हैं। आपने सुना होगा लेनिन, जो आधुनिक रूस के संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने रूस की क्रांति जो 1917 में हुई थी उसका नेतृत्व किया था। लेनिन ने तो कहा है कि पूंजीवाद की जो सर्वोच्च दशा है वही साम्राज्यवाद है। ये बड़ी विस्तृत परिभाषा, लेकिन हम इतना बस समझ लें कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू। जो उपनिवेशवाद में विश्वास करता है वह साम्राज्यवादी है। अंग्रेजी में यदि हम देखें तो उपनिवेश यानी कॉलोनी, उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म, और साम्राज्यवाद यानी इम्पीरियलिज्म। तो और साम्राज्यवाद पर विचार करने वाला व्यक्ति इम्पीरियलिस्ट, जो साम्राज्य पर विश्वास करे। शूमो ने, जो स्वयं एक प्रसिद्ध विचारक रहे हैं और उन्होंने उपनिवेशवाद पर काफ़ी गहन काम किया है, उनका कहना है कि साम्राज्यवाद बिना शक्ति और हिंसा के कतई प्राप्त नहीं हो सकता। यानी साम्राज्यवाद में शोषण तो निहित है ही, साम्राज्यवाद में हिंसा भी है और शक्ति भी निहित है। और अंतिम बात, साम्राज्यवाद में विदेशी शासन निहित है। विदेशी शासन यानी दूसरे देश पर कब्जा करने की बात निहित है। इस प्रकार साम्राज्यवाद की हम एक ही परिभाषा नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें आर्थिक बिंदु भी है, उसमें संसाधनों के शोषण का बिंदु भी है, उसके बाद शक्ति, बल और हिंसा, कई बातें आती हैं। फिर भी हम एक सरल परिभाषा यदि लें तो साम्राज्यवाद ऐसी सोच है, ऐसी मनोवृत्ति है, ऐसी धारणा है, ऐसी अवस्था है जिसके तहत एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी पिछड़े और अविकसित राष्ट्र पर अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग कर आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करता है। ये एक सोच है, एक अवस्था है, एक मनोवृत्ति है, जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी अन्य पिछड़े या निर्बल राष्ट्र पर शक्ति और हिंसा के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करता है। और ऐसा करते हुए वह वहाँ की जनता का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण करता है। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण, ये हो गई साम्राज्यवाद की परिभाषा। तो अब साम्राज्यवाद के मायने क्या हुए हमारे लिए कि आर्थिक शोषण इसका उद्देश्य होता है, और इसी आर्थिक शोषण के परिप्रेक्ष्य में हम विस्थापन का अध्ययन कर रहे हैं। 19वीं सदी में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन आए थे ये हमने पढ़ा है। और नए भौगोलिक मार्गों की खोज, उसके साथ उत्पादन के साधनों में नए तरीकों का आना, उत्पादन का बढ़ना, इसने हमें नए नए क्षेत्रों की खोज के लिए बहुत प्रेरित किया।
यूरोप के जो शक्तिशाली देश थे वे अपने अपने उत्पादनों की खपत के लिए नई नई संभावनाएं तलाशने लगे, चाहे उसमें ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, या पुर्तगाल हो, स्पेन हो, इटली हो। ये देश जो मजबूत थे, आर्थिक रूप से संपन्न थे और राजनीतिक दृष्टि से भी बड़े ताकतवर थे, ये लोग नए मार्केट खोजना चाहते थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया। अब उस उत्पादन को खपाना था ना, उसको खपाएं कहाँ? नए नए मार्केट में। नए मार्केट कैसे मिलेंगे? जब हम नए रास्ते खोजेंगे। और उसी रास्तों की खोज का परिणाम हुआ कि ये बहुत सारे नए नए रूट सामने आए। इनका मूल उद्देश्य इन राष्ट्रों का औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के कारण एक तरीके से कब्जा करना नए नए क्षेत्रों में। अब यूरोपीय राष्ट्रों में एशिया के साथ साथ अफ्रीका के क्षेत्रों पर भी प्रभुत्व स्थापित करने का एक तरीके से दौर चल पड़ा। प्रारंभ में ये लोग एशिया तक सीमित थे। एशिया के देशों पर इनकी नज़र थी, जिसमें भारत भी एक हिस्सा था। भारत में फ्रेंच कंपनी आई, डच कंपनी आई, पोर्चुगीज़ कंपनी आई और उसके साथ ही ब्रिटिश कंपनी आई। अंततः ब्रिटिश साम्राज्य की यहाँ स्थापना हुई। पर इसका अर्थ ये नहीं कि डच, पोर्चुगीज़ इन लोगों ने ये साम्राज्यवादी नहीं थे। इन्होंने किसी अन्य क्षेत्रों में अपना विस्तार किया, किसी अन्य एशियाई देशों पर अपना कब्जा जमाया और अब एशिया के बाद ये लोग अफ्रीका की ओर बढ़ चले। और ये सब क्यों हो रहा था? नए नए मार्केट को खोजने के बाद उस पर कब्जा करने की जो प्रतिस्पर्धा इन देशों के बीच में हुई, वही उपनिवेशवाद का रूप लेती है और इस प्रकार एक नई धारणा का जन्म होता है, कब्जा कर लेना। पहले तो माल खपाने के लिए केवल माल पहुंचाए जाने की जरूरत होती थी। अब जरूरी ये हो गया कि माल खपाने के लिए माल मात्र पहुंचाया ही ना जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि दूसरे देशों का माल वहां ना बिके, ताकि हमारी मोनोपोली बनी रहे और हमारा ही माल वहां खरीदा जाए। यही उपनिवेशवाद की बदलती हुई धारणा को जन्म देता है। यही साम्राज्यवाद की भावना को जन्म देता है और एक तरीके से यही हम कह सकते हैं उपनिवेशवाद की नींव का आधार बनता है। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये कि यदि हम साम्राज्यवाद की विशेषताओं की बात करें तो साम्राज्यवाद की प्रमुख विशेषताओं में पहला है कि साम्राज्यवादी देश सीमा पार के देशों पर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण चाहता है, सीमा पार के देशों पर। दूसरा, साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेशों के जो मूल निवासी हैं उनके प्रति एक भेदभाव अपनाते हैं। ये साम्राज्यवादी नीति का एक अहम हिस्सा होता है कि जो मूल निवासी हैं उनके प्रति भेदभाव अपनाना। ये बिंदु बहुत अहम है, क्योंकि यही भेदभाव की भावना विवश करती है वहाँ के मूल निवासियों को विस्थापित होने के लिए, जो हमारे इस अध्याय का केंद्र है, अध्ययन केंद्र है। और भेदभाव कैसे करती है? उन्हें उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखती है। तीसरी विशेषता साम्राज्यवाद की कि वे जितने आर्थिक संसाधन हैं उसका शोषण करते हैं। साम्राज्यवाद की विशेषता है कि उसका उद्देश्य होता है आर्थिक संसाधनों का शोषण और अपने देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार शोषण करवाना,
अपने देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान बहुत सारे कपड़ा उद्योग स्थापित हुए, लेकिन फैक्ट्री तो हुई लेकिन कपास नहीं था। तो भारत जो उनका एक उपनिवेश था उसको उन्होंने विवश किया कि वह कपास भेजे ज़्यादा से ज़्यादा, कपास का उत्पादन करे ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ के किसानों को कपास उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया, बाद में शक्ति बल का उपयोग किया गया और फिर यहाँ से कपास निर्यात करने लगे इंग्लैंड को। तो इस प्रकार इसका जो मकसद होता है कि अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार शोषण करवाना। चौथी विशेषता होती है कि अतिरिक्त पूंजी का निवेश कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा। कुछ अतिरिक्त पूंजी का निवेश कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करके वहाँ का व्यापार अपने हाथ में लेना। जैसे भारत का सारा व्यापार अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था। और अंतिम विशेषता है कि साम्राज्यवादी देशों में ये भावना रहती है कि जो मूल निवासी हैं या जो उपनिवेश में रहने वाले लोग हैं वे लोग असभ्य हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आपको याद होगा, यदि आपने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पढ़ी होगी अच्छे से, तो उसमें एक बिंदु बारंबार आता है कि कैसे अंग्रेज लोग भारत के लोगों को असभ्य कहते थे। और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन में ये असभ्य बात कहना एक कारण बनी राष्ट्रीय आंदोलन का। तो पांचवी विशेषता साम्राज्यवाद की कि ये लोग जनता को असभ्य मानते हैं और ऐसा कहते हुए उनके साथ भेदभाव करते हैं। ये तो हो गई साम्राज्यवाद की परिभाषा और साम्राज्यवाद के मायने, साम्राज्यवाद की विशेषता। इसमें जो मैंने एक बिंदु बताया, दूसरा बिंदु, कि मूल निवासियों के प्रति बड़ी हीन भावना से देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है बिंदु। तो अगले बिंदु पर हम आते हैं और वह है यूरोपीय साम्राज्यवाद। यूरोपीय साम्राज्यवाद यानी जो पलायन है, इस पलायन के पीछे हम कुछ साम्राज्यवादी विचारधारा की भूमिका देखते हैं और वह भी मूल रूप से यूरोप के लोगों की। ये बात तो इस शीर्षक से स्पष्ट है। 17वीं सदी के आसपास मैंने जैसा शुरू में बताया, स्पेन और पुर्तगाल ने सबसे पहले एक तरीके से औपनिवेशिक नीति प्रारंभ की थी। तब तक इंग्लैंड, फ्रांस और ये जो देश थे ये ज़्यादा विकसित नहीं हुए थे। ज़्यादा इन्होंने अपना व्यापार, विकसित मतलब व्यापारिक दृष्टि से अपना साम्राज्य नहीं फैलाया था। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में ये अपने उपनिवेश बनाना शुरू करते हैं। शुरू में बड़े धीरे धीरे। आयरलैंड भी जो है, वो आयरलैंड भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश ही है। देखिए नक्शे में, आयरलैंड भी इंग्लैंड का हिस्सा है। वैसे सच्चाई तो ये है कि वह इंग्लैंड का उपनिवेश ही है, क्योंकि वहाँ के भूस्वामी जो वहाँ बसे हुए थे वो अंग्रेज थे और इसलिए वो भारत की तरफ वह भी उपनिवेश है। ये 17वीं शताब्दी के आसपास। अब 18वीं शताब्दी आते आते क्या होता है कि लाभ की जो संभावना है, प्रॉफिट की जो पॉसिबिलिटी है, व्यापार से होने वाले लाभ की संभावना बढ़ने लगती है। इस बढ़ती संभावना से इन देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उपनिवेशों पर ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश तैयार किए जाते हैं। उपनिवेश बसाने की प्रेरणा इनको मिलती है और 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि यूरोप के देश अफ्रीका और एशिया में व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से राजनीतिक सत्ता अपनाते हैं, स्थानीय शासकों को पराजित करते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेते हैं।
जैसा भारत के साथ हुआ। 18वीं शताब्दी यानी 1700 से शुरू होता है। भारत में 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ ही जो व्यापारिक कंपनी थी, एक तरीके से उसने राजनीतिक सत्ता पाली। जब उसने प्लासी का युद्ध जीता, उसके बाद बक्सर का युद्ध जीता, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यापारिक कंपनी ने अपना रूप बदल दिया और अब एक वो शासन करने वाली कंपनी बन। और यही हाल अन्य देशों का अन्य देशों में हुआ, और ये सब 18वीं सदी के आसपास। ये लोग क्या करते थे कि जब जिस देश को अपना उपनिवेश बनाते थे, वहाँ की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को वैसी प्रशासकीय व्यवस्था को, शासन चलाने की व्यवस्था को वैसी रखते थे, और केवल भूस्वामियों से कर ले लेते थे, और यही कर उनकी आय का मुख्य जरिया होता था। इसीलिए तो रेलवे का निर्माण हुआ, ताकि वो देश के अंदरूनी हिस्सों तक जा सके उनका माल, ताकि देश के अंदरूनी हिस्सों में जाके वे टैक्स कलेक्ट कर सके। बड़े बड़े चाय बागान बनाए गए, चाय बागानों तक रेलवे मार्ग पहुंचाया गया। तो ये रेलवे मार्ग के पीछे कोई सामाजिक भलाई नहीं थी, सामाजिक भलाई उद्देश्य नहीं था। इन रेलवे मार्गों के पीछे उनका उद्देश्य था देश के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच, ताकि कर लिया जा सके, माल पहुंचाया जा सके, पक्का माल और कच्चा माल उठाया जा सके। वास्तव में इस नक्शे को, विश्व के नक्शे को यदि देखा जाए, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, बेरिंग स्ट्रीट, इन जगहों का जिक्र तो आया है। एक दक्षिण अफ्रीका को देखिए। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोगों का व्यापार था। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोगों का व्यापार था। और आप देखेंगे कि यूरोपीय लोगों के इस व्यापार का परिणाम कि दक्षिण अफ्रीका कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में, देशों में बंट गया। 19वीं शताब्दी में ये अंदरूनी इलाकों में गए अफ्रीका के, और यूरोपीय मुल्कों के बीच अपनी इस क्षेत्र का बंटवारा तय हो गया। ये नक्शा आपको स्पष्ट करेगा, विश्व का यह नक्शा, कि कौन सा देश किसका उपनिवेश था। देखिए अफ्रीका, अफ्रीका में पोर्चुगीज, स्पेनिश, फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन, और ऐसी एशिया का हाल। इन लोगों ने, ये यूरोपियन देशों ने अपने अपने उपनिवेश बनाने में कोई कोताही नहीं बरती, और उपनिवेश बनाने का मकसद था शोषण करना। रेलवे आई तो 19वीं शताब्दी के आते आते वो लोग अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में जाकर उन्होंने कब्जा किया और एक तरीके से बंटवारा भी कर लिया। एक शब्द होता है सेटलर, SETTLER, सेटलर। सेटलर जो शब्द है अंग्रेजी का, वो उन लोगों के लिए किया जाता था जो दूसरे देशों से आकर बसे। तो कौन लोग दूसरे देशों से आते थे? यूरोपियंस लोग, और बाद में कुछ एशियन लोग भी आए। उन्हें क्या कहा जाने लगा? सेटलर। यानी कॉलोनी में ये लोग सेटलर के रूप में आए। सेटलर दक्षिण अफ्रीका में डच लोगों के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए, और अमेरिका में यूरोपियन लोगों के लिए कहा जाने लगा, क्योंकि इन लोगों की तादाद इन देशों में ज़्यादा थी। इन अप्रवासियों की तादाद इन देशों में इस रूप में ज़्यादा थी। दक्षिण अफ्रीका में डच यानी हॉलैंड,
हॉलैंड के लोगों को डच कहते हैं। तो हॉलैंड कंपनी के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका में उनकी संख्या ज़्यादा थी, वे लोग वहाँ सेटलर कहलाए। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यहाँ पे ब्रिटिश लोग अच्छी तादाद में आए, ये लोग यहाँ सेटलर कहलाए। और अमेरिका में यूरोप के लोग, इनको सेटलर कहा जाने लगा। उपनिवेशों की, चूँकि ये अधिकतर उपनिवेश यूरोप के थे, यूरोपीय देशों के थे, तो अधिकतर उपनिवेशों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती थी, जबकि कनाडा में फ्रांसीसी और अंग्रेजी भी थी, दोनों थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे इन छोटे छोटे यूरोपियन देशों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को अमली जामा दिया। आपने सुना होगा नई दुनिया, द न्यू वर्ल्ड। नई दुनिया से तात्पर्य क्या है? अमेरिका की खोज के बाद नई दुनिया की बात होती है। अमेरिका की खोज जो 1492 में हुई, और इस नई दुनिया के संबंध में आपको इस अध्याय में कुछ शब्द दिए हुए हैं, और वे शब्द जो यूरोपियनों ने इन शब्दों का उपयोग किया नई दुनिया के संबंध में, तो उसको हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहला जो शब्द है वो अमेरिका या अमरीका। पहली बार ये अमरीका शब्द जो है वो अमेरिगो ने, जो 15वीं शताब्दी में था, उसने यात्रा वृत्तांत लिखते समय शब्द का उपयोग किया है। अमेरिगो वेस्पुकी, इसने इस शब्द का उपयोग, अमेरिका शब्द का उपयोग पहली बार किया है अपने यात्रा वृत्तांत में। वहां से शब्द आया अमेरिका। ठीक। कनाडा दूसरा, जो उत्तरी अमेरिका का एक देश है और संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर है। ये शब्द कहाँ से निकला? कनाडा से। इस नाम के पीछे एक खोजी कार्टियर को मिली जाली जानकारी के हिसाब से इसकी वहाँ की लोकल भाषा में कनाडा का मतलब है गांव। क्या मतलब है? गांव। तो उसने गांव देखा होगा अपने यात्रा वृत्तांत में, और उसको उसने कनाडा नाम दिया, जो बाद में कनाडा बन गया, और उस प्रकार कनाडा एक स्वयं में एक देश हो गया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिण महासागर में स्थित एक बहुत बड़ा महाद्वीप। लातिनी भाषा में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं, लैटिन लैंग्वेज में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं। और चूंकि उस समय लैटिन भाषा प्रीडोमिनेंट थी, लैटिन भाषा का ज़्यादा प्रभाव था, लैटिन भाषा से लिए गए शब्द के आधार पे इस जगह का नाम कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रल से। न्यूजीलैंड, हॉलैंड के तास्मास द्वारा दिया गया ये नाम है। तास्मास नाम के व्यक्ति ने, जो हॉलैंड के थे, उसने नाम दिया। और डच भाषा में जी मतलब समुद्र। मैंने बताया हॉलैंड के निवासियों को क्या कहा जाता है? डच। तो डच भाषा में जी मतलब समुद्र। तो चूंकि 1642 में तास्मास ने इस टापुओं को देखा, न्यूजीलैंड टापुओं का देश है, आइलैंड्स का देश है, तो उसने उस समुद्र नाम से उसका नाम दे दिया न्यूजीलैंड, नया समुद्री जमीन। तो ये देखिए, ये इन चार देशों की, चार जगहों की व्युत्पत्ति के बारे में, बल्कि चार देशों की व्युत्पत्ति के बारे में, उनके नामों की व्युत्पत्ति के बारे में। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में 100 से ऐसे ज़्यादा स्थान हैं जो न्यू से शुरू होते हैं, या जिनके नाम में न्यू शब्द ज़रूर आता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इसके पीछे यही है कि ये नई दुनिया से इनका तात्पर्य है, नई दुनिया से इनका ताल्लुकात है, द न्यू वर्ल्ड से ये एसोसिएटेड है।